हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2023 यानी कि 13 अक्टूबर 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? और आपके ऑप्शंस हैं 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स या फिर 30 इयर्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको 2 सेकंड का बस टाइम दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीन्स आफ्टर 40 इयर्स दिस सेशन इज हैपनिंग अगेन इन इंडिया। ठीक है, लास्ट टाइम ये कब हुआ था? ये लास्ट टाइम हुआ था 1983 में न्यू दिल्ली में। ओके, लास्ट टाइम न्यू दिल्ली में ये हुआ था 1983 में। और इस बार का जो सेशन है वो है 141st, मतलब 141वां सेशन है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का। और ये 40 साल बाद इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में ये कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। ठीक है, कहाँ हो रहा है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। और इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? तो इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मीन्स नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और कब करेंगे? तो डेट है 14 अक्टूबर को। ओके, और इस सेशन को अटेंड कौन करेगा? तो इस सेशन को अटेंड करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस बाक। कौन? मिस्टर थॉमस THOMAS बाक, BACH। देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है क्योंकि नेम मतलब अलग कंट्री में लोग एक ही स्पेलिंग को अलग वे में प्रोनाउंस करते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अपनी इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has inaugurated 8th BRICS International Competition Conference 2023 in New Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमन जी, शक्तिकांत दास जी, जस्टिस अशोक भूषण जी या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये हैं जस्टिस अशोक भूषण जी। ठीक है, और ये कौन है? तो ये चेयरपर्सन है। कौन? चेयरपर्सन है एनक्लैट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनक्लैट। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनक्लैट? इट्स नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये इसके चेयरपर्सन है अशोक भूषण जी। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन को। कहाँ पे ये हो रहा है? तो ये आपको प्लेस भी पता होनी चाहिए। तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, देखिए हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं वो है ब्रिक्स। ठीक है, तो चलिए जरा ब्रिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसमें पहला पॉइंट है, ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हर एक कंट्री का जो इनिशियल है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उसको जोड़ के ये ब्रिक्स बनाया गया है। ओके, इनिशियली इट वाज नेम्ड ब्रिक बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। You have to learn this name because it's very important. Jim O'Neill, he was a British economist who coined the name BRIC, okay, for Brazil, Russia, India and China. And first meeting of BRIC foreign ministers happened in 2006, okay. Later in 2010, South Africa was invited to join this group, after which it got its name BRICS. Okay, means पहले इसका नाम BRIC था, जिम ओ'नील ने दिया हुआ था। फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। ओके, और इस ब्रिक्स के बारे में बता दें कि ये जो 5 कंट्रीज हैं ये टोटल कितना कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ पे है वो फैक्ट। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की अभी किसी ने अगर BPSC दिया होगा तो उसमें फैक्ट आया था G20 से रिलेटेड।
ठीक है। उसी तरह ब्रिक्स से भी रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जिस साल जो भी सेशन होता है उसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये मैंने लिख दिया है, आप प्लीज इसको देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ कि इट कंप्राइजेस ऑफ 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ओके, मीन्स सपोज दिस इज अ ग्लोब, दिस इज प्लैनेट अर्थ। ओके, तो इसका 40, दिस इज 41%, okay, this area. So this 41% is of BRICS. Then 24% of global GDP means BRICS जो है वो पूरे वर्ल्ड की 24% GDP को कॉम्प्राइज करता है। 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये करता है। ओके, इट्स चेयरमैनशिप इज बेस्ड ऑन रोटेशन अकॉर्डिंग विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। मीन्स जैसे जैसे इनिशियल किसी भी कंट्री का आता है, यहाँ पे है जिस तरह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वैसे वैसे उसकी चेयरमैनशिप जो है वो ट्रांसफर होती है। ओके, जिससे कि 2021 की जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी। किसके पास थी? इंडिया के पास। अगर ये इंडिया के पास थी 2021 की, डेट मीन्स कि 22 की चाइना के पास। ओके, New Development Bank (NDB) is established by the members of BRICS in 2014. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट NDB कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। तो इसको ब्रिक्स ने बनाया है। किसने बनाया है? NDB is established by BRICS in the year 2014. And where is the headquarter of BRICS? So it's Shanghai, China. ठीक है। देखिए, ये जो एक एक वर्ड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। मैं इसलिए पढ़ाते हुए चल रही हूँ आपको साथ में, ताकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक आपको एक साथ क्लियर होते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड एंड पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल आर लॉन्च्ड बाय BL वर्मा, अर्जुन राम मेघवाल, श्री श्रीवरी चंद्रशेखर जी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, आप ये इमेज देखिए, इस इमेज को देख के ही आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये है पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। ओके, यहाँ पे क्या नाम लिखा है? इनॉग्रेशन बाय श्री BL वर्मा जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आप दोनों में ही देखिए कौन इनॉग्रेट कर रहा है? श्री BL वर्मा जी। और ये कौन है? तो ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। ठीक है, इन्होंने ये दोनों चीजें इनॉग्रेट की हैं। 108th मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज हेल्ड एट इजिप्ट, मोरक्को, नाइजीरिया या फिर केन्या। तो दोस्तों, जिस तरह की आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने इंडिया के साइड से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में। ओके, ये आपको पता हो गया। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक दो फैक्ट बता दे रही हूँ जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1944। ओके, एज पहले इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था। इट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1944 एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट वी कैन से IBRD। ओके, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज IBRD along with IMF। मैंने आपको कल के भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था अबाउट द IMF। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1944। ठीक है, फिर then IBRD became World Bank. This IBRD became World Bank. Okay. और इसके कितने मेंबर्स हैं? तो इट हैज 189 मेंबर्स। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? 189 मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसका पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक इन टोटल हैज 189 मेंबर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। IMI means
intensified mission Indradhanush 5.0 includes children up to the age of 3 years, 4 years, 5 years या फिर 6 years। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, गेस करके बताइए कि क्या हो सकता है। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप प्लीज सोच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जिसने भी 5 इयर्स मार्क किया है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है, ये उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आपको एक नया फैक्ट आज और मिल गया है याद करने के लिए, ठीक है? तो हमेशा ही बूस्टअप रहा करिए, कभी भी डीमोटिवेट मत हुआ करिए। ओके, अब मैं आपको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 के बारे में बता देती हूँ कि इसका एम क्या है। इसका एम है टू इनहेंस इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे हैं, मैं बता दी, जो 5 इयर्स तक के बच्चे हैं, ओके, प्लस प्रेग्नेंट वीमेन, उनको ऑल ओवर इंडिया सबको इम्यूनाइज्ड करना है, मतलब कि सबको वैक्सीन देनी है, सबको कवर कर लेना है वैक्सीनेशन के अंडर। जिस तरह आपको पता है कि इंडिया का क्या एम है कि बाई 2023 मतलब इसी साल के एंड तक मिजल्स और रुबेला को एलिमिनेट करना है। किसको? रुबेला एक डिजीज है और दूसरी कौन सी है? मिजल्स, है ना? ये दोनों डिजीज है, इनको इंडिया से एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों डिजीज भी इसका प्राइमरी फोकस है, ताकि इम्यूनाइजेशन के थ्रू इनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए बाय ईयर 2023 मींस करंट ईयर। ओके, और पहले इसमें 2 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन मिशन इंद्रधनुष जो है, मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, इसके तहत 5 साल के बच्चों को कवर किया जाता है, मतलब 2 साल से बढ़ा के अब इनकी एज 5 इयर्स कर दी गई है। ओके, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ से रिलेटेड है तो ये बट ऑब्वियस है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। ओके, और ये इसका 3rd फेज था। ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये IMI 5.0 का ये 3rd एंड कंक्लूडिंग फेज था, ये फाइनल फेज था। फर्स्ट फेज था हमारा अगस्त में, स्पेसिफिक डेट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलो तो मैं बता भी देती हूँ। 7 से 12 अगस्त तक मीन 7 to 12 अगस्त तक फर्स्ट सेशन था इसका, या फिर हम बोले तो फर्स्ट राउंड था। देन 11 to 16 सितंबर तक इसका सेकेंड राउंड था। देन 9 to 14 अक्टूबर इसका फाइनल एंड कंक्लूडिंग राउंड है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारे फैक्ट्स मैंने लिखे हैं कि इसके अंदर क्या क्या कवर किया गया है, क्या क्या डेटा है, स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे में आ गया तो आप ऐसे में भी ये कोट कर सकते हैं, अगर चाइल्ड या फिर विमेन पे आ गया तो। ठीक है, इसमें पहला है IMI 5.0 is being conducted across all the districts in the country and includes children up to 5 years of age। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले 2 साल के बच्चों को इंक्लूड किया जाता था, अब 5 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। ओके, over 34 lakh children and 6 lakh pregnant women were administered vaccine doses during the first 2 rounds of IMI कैंपेन अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके टोटल 3 राउंड्स हैं। ठीक है, एक हुआ अगस्त में, दूसरा हुआ सितंबर में, और लास्ट है अपना अक्टूबर में। तो फर्स्ट 2 राउंड्स में 34 लाख चिल्ड्रन एंड 6 लाख प्रेग्नेंट विमेन को कवर किया गया है। देन a total of 5.06 crore children and 1.25 crore pregnant women have been cumulatively vaccinated till date under Mission Indradhanush since 2014. Very important. देखिए, ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2014। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्वेश्चन आ चुका है कि मिशन इंद्रधनुष कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था जब ये मिशन आया था, तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था। और जब से इसको लॉन्च किया गया है तब से तकरीबन 5 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.2 करोड़
प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया गया है, उनको वैक्सीनेट किया गया, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई है ताकि उनको कोई डिजीज ना हो। स्पेशली कौन सी वो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो है रुबेला एंड मिसल्स, जिसको कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 2023 एलिमिनेट कर देना है इंडिया से। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021, 2019, 2022 या फिर 2023। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज जो है उसका फिनाले इवेंट है। ये क्या है? फिनाले इवेंट है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, ऐसे कट हो गया है ना। एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं यार, हम लोग भी तो इंसान हैं, हमसे भी लाइनें गलत होती हैं। ओके, तो ये इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था गंगा उत्सव के टाइम। कब? गंगा उत्सव के टाइम इन द ईयर 2022, 2022 में। ओके, और विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज ये हुआ कहाँ पे है इसका? तो वो हुआ है प्रयागराज में। कहाँ पे? बोट क्लब हाउस, बोट क्लब हाउस प्रयागराज। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज। ठीक है, प्लस ये और सेंट्रल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेंट्रल है, ना कि स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। लेकिन यूपीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बारे में मैं आपको और बता देती हूँ कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो विमेन हैं उनका जो रोल है वो हाईलाइट किया जा सके वाटर सेक्टर में। किसमें? वाटर सेक्टर में। जैसे आपको पता है आजकल विमेन हर एक जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, हर जगह विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, हर जगह वो अपना लोहा मनवा रही हैं, है ना। तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन जो है उनको हाईलाइट करने के लिए वाटर सेक्टर में ये सीरीज रखी गई, विमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज। ओके, और 11 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है 11 अक्टूबर को। ओके, ये इस सीरीज का 5th इवेंट है, 5th एंड फाइनल दोनों है। ये कौन सा है? 5th एंड फाइनल दोनों है। इसके पहले जो हुए थे वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ हुए थे। ये 5th वाला तो हुआ है प्रयागराज में, इसके पहले हुआ था वाराणसी, कानपुर, न्यू दिल्ली एंड ऋषिकेश में। ओके, कहाँ कहाँ? वाराणसी, कानपुर, न्यू दिल्ली एंड ऋषिकेश में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन PSU हैज बीन लिस्टेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 बाय फोर्ब्स। ठीक है, देखिए ये पहले तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये करता है फोर्ब्स। ओके, पहली लाइन आपको यही पता चल गई। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इंडिया की कौन सी PSU है जिसको कि यहाँ पे जगह मिली, उसको रैंक दी गई है? तो वो ऑप्शन है आपके, मैं अभी इसका करेक्ट आंसर भी आपको बता देती हूँ। पहले ऑप्शंस देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर NTPC। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा NTPC लिमिटेड। ओके, ऑप्शन डी। ये इकलौती ऐसी PSU है इंडिया की सॉरी फिर से बोल रही हूँ, ये इकलौती इंडिया की PSU है जिसको कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 में जगह मिली है। और इसको क्या रैंक मिली ये भी मैं बता देती हूँ। तो इट हैज गॉट रैंक 261 आउट ऑफ 700 कंपनीज। These are companies, not the countries. Okay, so out of 700 companies, NTPC has achieved 261st rank. Okay, next question है हमारा, the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India has launched a help program for which state? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। ओके, झारखंड में के लिए ए हेल्प प्रोग्राम जो है वो
लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इसका एम क्या है, इस प्रोग्राम का क्या एम है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में रिकॉल करने में। तो वो है एम टू एम्पावर विमेन बाय एंगेजिंग देम एज एक्रीडेटेड एजेंट, मतलब कि उनको एम्पावर करना, इन शॉर्ट बोला जाए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ओके, एक एजेंट बना के उनको विमेन एम्पावरमेंट देना। ओके, अब झारखंड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अभी सुना होगा कि ये जो पूजा होती है, एक पूजा होती है, उसको फेस्टिवल भी हम बोलते हैं, कर्मा पूजा। कौन सी? कर्मा पूजा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी में, मतलब झारखंड पीएससी में, कि कर्मा पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, तो ये झारखंड में सेलिब्रेट की जाती है। ओके, और झारखंड के सीएम ने अभी अबुआ आवास योजना, कौन सी? अबुआ आवास योजना, इसका अभी अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, ये भी आ जाता है कि ये स्कीम कौन सी या फिर ये योजना कौन से स्टेट की है, तो अबुआ आवास योजना झारखंड की है। ओके, और झारखंड आपको पता है कि ये पूरा कोल बेल्ट है ना झारखंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। अभी हमने देखा था एमसीक्यूज के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू अब हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू 1100 women beat constables। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू 1100 women beat constables, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बिहार गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर समिट इन बेंगलुरु टू अट्रैक्ट potential investors। This is also achievement for Bihar because it has organized investor summit in Bangalore, means in another state। Okay, why? To attract potential investors, ताकि बिहार में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए, वो इन्वेस्ट करें और बिहार का डेवलपमेंट भी हो, इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने ये समिट बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज की है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है महाराष्ट्र कैबिनेट। ये कैबिनेट है, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स डियर डॉटर स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले तो ये कि डियर डॉटर स्कीम इज द स्कीम ऑफ विच गवर्नमेंट, सो इट्स स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और विच स्टेट? देन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, फर्स्ट। देन व्हाट इज दिस स्कीम? इस स्कीम के भी बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको मैं अभी इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जिस तरह की अगर कोई बच्ची पैदा होती है, ठीक है, तो उसकी बर्थ होने पे उसको, मतलब पैदा होने पे उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो उसको 5000 रुपीज जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जब बच्चा पैदा होगा, मतलब बेबी, गर्ल चाइल्ड। ओके, गर्ल चाइल्ड जब पैदा होगा तब। देन जब वो फर्स्ट क्लास में एनरोल होगी तो उसको 6000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। देन वो जब 6th स्टैंडर्ड में होगी तो उसको 7000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। जब वो 11 की होगी तो उसको 8000 रुपीज दिया जाएगा। एंड फाइनली जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी तो उसको 75,000 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है, कहीं पे भी आपने सुना होगा कि फीमेल फिटिसाइड बहुत हो जाता है, बच्चियां जो पेट में होती हैं उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है। ठीक है, मेंटल हेल्थ वीक इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 7th to 12th October 2023। ठीक है, देखिए मेंटल हेल्थ वीक की बात हो रही है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 to 12 अक्टूबर 2023। और इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है जो इसको सेलिब्रेट किया? इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इन शॉर्ट हम बोले तो DEPWD। ओके, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रिसाइड्स DBT and WIPO supported Global Health Innovation Fellowship to promote medtech startups and innovators among youth। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने DBT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड WIPO, विपो, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इसका होता है वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो का फुल फॉर्म है, ठीक है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप को बनाया गया है। और ये क्यों बनाई गई है फेलोशिप? ताकि जो मेडटेक हैं, मतलब ताकि जो मेडटेक स्टार्टअप्स हैं और इनोवेटर्स हैं उनको यूथ के अंदर प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ICG conducts 21st नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग इन कोलकाता। ओके, देखिए ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बेसिस पे लिख दिया है। लेकिन मैं अब आपको जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ICG इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है राकेश पाल जी। और राकेश पाल जी ने ही मीन्स ICG के डायरेक्टर जनरल, इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। और ICG जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है फॉर मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू इन इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में ये इसकी कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ICG। ओके, तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2023 की। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि टेलीग्राम की जो लिंक है वो बिल्कुल लास्ट में मैंने दी हुई है। तो ये है वो लिंक, आप यहाँ से हमारे चैनल को मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।